गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले तो जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टू फाइंड आउट द ग्रुप एंड पीरियड, प्लीज़ ये सारा कुछ देख लीजिएगा, तभी आज का वीडियो समझ में आने वाला है। ओके और आज के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज के टॉपिक से नीट और जेईई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली। तो जैसा जैसा अगर आपको पूरा कुछ बुक्स में आपके रेफरेंस में बहुत ज़्यादा लेंदी नज़र आता है, तो मैंने कोशिश की है कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकूं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ओके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ टेक योर पेन एंड नोटबुक। जैसा करवाया है, जैसे मैंने नोट्स करके हैं, एग्जैक्ट यू कैन कॉपी पेस्ट इन योर नोटबुक। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी विल बिगिन. So today we'll discuss the properties of atomic radii and ionization energy and metallic non-metallic character, its trend along the period and down a group. Okay, atomic radii, ionization energy, metallic and non-metallic, इनका ट्रेंड क्या होता है डाउन द ग्रुप या अलॉन्ग द पीरियड, हम ये डिस्कस करेंगे. Okay, so now we will begin with the very first topic, that is atomic radii. अच्छा, आज तक आप जो पढ़ते आए हैं कि एटॉमिक रेडियाई होता है इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस टू द न्यूक्लियस, ये गलत है बेटा. हम यही तो पढ़ते आए हैं. हम क्या पढ़ते आए कि द डिस्टेंस, देखो मैंने लिखा भी है, द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. बेटा ये गलत है. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेव होता है. देखो मैंने फिगर में दिखाया ना, वेव के फॉर्म में. अच्छा, अब कोई चीज़ अगर वेव है तो एटम बॉन्ड तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते. कभी एटम इस पोजीशन पे होगा, कभी इस पोजीशन पे होगा. दैट मीन्स वी कैन नॉट डिसाइड द बाउंड्री. हम बाउंड्री तो डिसाइड ही नहीं कर सकते. अगर बाउंड्री हम डिसाइड नहीं करेंगे तो हम एटॉमिक रेडियाई कैसे निकालेंगे? ओके, सो दैट डेफिनेशन वाज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि अब हमें पता है नया कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है. ओके, तो यानी अब हम जो भी एटॉमिक रेडियाई निकालेंगे किसी भी एटम का, वो किस स्टेट में होगा? या तो बॉन्डेड स्टेट में होगा, यानी हम सिंगल आइसोलेटेड एटम का तो निकाल ही नहीं सकते, एक का तो निकाल भी नहीं सकते हम. तो अब हम जो निकालेंगे दैट विल बी इन द बॉन्डेड स्टेट और मे बी इन द इंटरेक्शन स्टेट. या तो किसी के साथ जुड़ा होगा या वो इंटरेक्टेड होगा. ओके, बॉन्डेड स्टेट में अगर कोई है तो कितने टाइप के रेडियस हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज कोवेलेंट, देन वैन डर वाल्स रेडियस, देन मेटालिक रेडियस, देन आयनिक रेडियस. ठीक, हम शुरू करते हैं कोवेलेंट रेडियस से. चिल्ड्रन, कोवेलेंट रेडियस जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड में बनता है. फॉर एग्जांपल H2, He2, Cl2. ओके, सपोज ये दो एटम है, सेम है A और A, दो एटम, जैसे H2 दो H के एटम. ठीक, अब इनके सेंटर की जो, ये जो सपोज ये सेंटर है ना, इसका ये सेंटर है, तो इसके सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है ये, तो इनके सेंटर से जो इसका जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, और इसका जो हम जब हाफ कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? कोवेलेंट रेडियाई. ओके, तो कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू DAA, दैट मीन डिस्टेंस बिटवीन AA अपॉन 2. ठीक, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो DAA यानी डिस्टेंस बिटवीन दिस, इसको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं. यानी दो बॉन्डेड एटम के बीच के न्यूक्लियस से जो उनका डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक, अच्छा, अगर ये तो तब की कंडीशन है जब हमारे सेम थे. अगर बाई चांस डिफरेंट हो गए, अगर हमने कहा, हमने अभी तक जो एग्जांपल लिया था वो HH या He2 लाइक लिया था, अगर हमारे एटम डिफरेंट हो गए लाइक HCl, तब क्या होगा? तब हम देखेंगे कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है भी या नहीं. अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यानी तो उनका डिस्टेंस जो होगा दैट इज़ DAB, यानी डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल्स टू Chi-A प्लस Chi-B. ओके, आया समझ में? दैट Chi-A एंड Chi-B आर एक्चुअली देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हुई, सपोज A का साइज़ छोटा है और B का साइज़ बड़ा, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, देखो मैंने लिखा है ना A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर B से ज़्यादा है, तो बेटा ध्यान रखना जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा उसका साइज़ उतना छोटा. ठीक, तो A का साइज़ छोटा हो गया, B का साइज़ मैंने बड़ा बनाया है. देखो तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा DAB, यानी डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू Chi-A प्लस Chi-B माइनस 0.9
का ए माइनस का ए बी, ठीक। माइनस क्यों आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आया, ठीक। हालांकि ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी बता दिया। अब नहीं भी लर्न करोगे, नहीं भी समझ में आएगा, डजेंट मैटर। नेक्स्ट इज वंडरवॉल्स रेडियाई, वैंडरवॉल्स भी हम बोलते हैं जिसे। सो वंडरवॉल रेडियाई क्या होता है? विदाउट एनी बॉन्ड, यानी नोबल गैसेस के बीच में। नोबल गैसेस आपको पता है स्टेबल कॉन्फिगरेशन होते हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़िटन, रेडिन। तो ये विदाउट एनी बॉन्ड, वैंडरवॉल का मतलब ही होता है जो विदाउट एनी बॉन्ड, यानी द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है उससे बोलते हैं हम वैंडरवॉल रेडियाई, ठीक। फॉर एग्जाम्पल H2 का कोई है मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, हम क्या बात कर रहे हैं? मैंने न्यूट्रल एटम नहीं बोला, देखो मैंने न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोल रही हूँ, ओके। सो H2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी दैट इज आर VW, दैट इज वंडरवॉल रेडियाई इज इक्वल टू डी H2 अपॉन 2, उसका हाफ, ठीक। अब बात करते हैं वैंडरवॉल रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई में से किसका ज़्यादा बड़ा होगा रेडियाई? तो द आंसर विल बी वैंडरवॉल रेडियाई। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है देखो बहुत ज़्यादा है, तो उसका रेडियाई भी बड़ा होगा, ठीक। कोवलेंट में क्या थे? एक दूसरे के साथ इस तरीके से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई क्या होता है? एक तरीके से ये ना आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें ना कोवलेंट होता है ना कोऑर्डिनेट होता है। मेटालिक बॉन्ड चिल्ड्रन एग्जिस्ट करता है मेटल्स के बीच में। अब आपको पता है आयरन की रॉड है, जैसे अभी आयरन की जो रॉड होती है वो आयरन के पार्टिकल से तो बनता है। आयरन हर जगह, सपोज मैंने बताया देखो, एक लेयर में, दूसरी लेयर में, तीसरी लेयर में, ठीक है, 3D फॉर्म में होता है ना। कोई भी रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में है? 3D फॉर्म में है। तो सपोज उसके जो इलेक्ट्रॉन आपस में जो बाउंड होते हैं दैट इज कॉल्ड मेटालिक रेडियाई। तो जो मेटालिक रेडियाई होता है दैट इज इक्वल्स टू DMM, कोई भी मेटल जो है, यानी अपॉन 2, यानी किसी दो मेटल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, देखो छोटे से फिगर में दिख रहा है, अपॉन 2, ठीक। अगर आप इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ा छोटा कौन है? देख लो, तो वंडरवॉल रेडियाई सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिर मेटालिक होगा, क्यों? ये दोनों जस्ट एक दूसरे से लगे हुए हैं। और सबसे छोटा क्या होगा? कोवलेंट, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? कोएग्जिस्ट करते हैं, ठीक। अब हमें देखना है इसका वेरिएशन क्या? अलोंग अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप, ठीक। अब अलोंग अ पीरियड की बात करें, हम क्या बात करें? अगर अलोंग अ पीरियड की बात करें तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, हमें पता ना, हम पीरियड में, अगर आप प्लीज़ इसको सुनने से पहले वीडियो पॉज करके पीरियोडिक टेबल खोल लीजिए। अगर हम पीरियड और सेकंड की बात करते हैं, देखो पीरियड सेकंड दिखा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन दिखा। अब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। हम आपको पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, बहुत फ्रेश नॉलेज आपकी। लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? साइज छोटा हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्योंकि क्या बढ़ जाता है? न्यूक्लियर चार्ज। अब नया कॉन्सेप्ट आ गया, नया टर्म आ गया, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? देखो, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, यानी सेंटर न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, और वो किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट ग्रुप में जाने से क्या होता है? एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। तो यानी उतना ही इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन, है ना। तो वो उतनी ही ज़्यादा क्या करेगा? पुल करेगा उसको अपनी तरफ। तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। अगर बात करते हैं डाउन द ग्रुप, हालांकि मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, आप सुन लीजिए। डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है? साइज आपका बढ़ जाता है ना। रीज़न आपको पता है, सेम मतलब ये वाला सेम नहीं, रीज़न आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जाने में साइज़ बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि शेल का साइज़ बढ़ता जाता है, यानी सेंटर के न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी, डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी अब न्यूक्लियस लास्ट के इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, वो उसकी पेरीफेरी से बाहर चले गया। दैट मीन्स वो उसको होल्ड नहीं कर सकता, वो इजीली वहाँ से निकल जाता है, यानी साइज़ भी क्या होगा? बढ़ते हुए चले जाएगा। जबकि अलोंग अ पीरियड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या आप जो कहते हैं प्रोटॉन, हम जो बढ़ते जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ते जा रहा है, एक ही पर्टिकुलर शेल में बढ़ रहा है। ओके, चलो, दैट वाज ऑल अबाउट एटॉमिक रेडियाई। अब बात करते हैं मेरा फेवरेट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो बात करते हैं इस बारे में। अब देखो पहले इसका इंट्रोडक्शन, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हम क्या क्या पढ़ेंगे इस बारे में। इसका हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, फिर हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड,
फिर हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन केस, मार्क कर लेना एक्सेप्शन केस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। चलिए बात करते हैं क्या होता क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी देखने से पहले देखो एटम का स्ट्रक्चर बनाया, सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, सॉरी जो फोर्स लगता है उससे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। और इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, Q1 Q2 क्या है, ये है आपका Q1 Q2 है आपका बेटा चार्ज, प्रोटॉन और इसका इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, R विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा अब होता क्या है, डेफिनेशन सुनो। डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, यानी वो एनर्जी जो कि हमें चाहिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कहाँ से, आइसोलेटेड गैसेस एटम, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से, जो आइसोलेटेड है, अलग है। ऐसा नहीं कि बॉन्डेड हम बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, नहीं, हम एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हम जो न्यूट्रल है हम उसकी बात कर रहे हैं, अलग से जो हमने रखा है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से जो भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हमने निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, अब वो कहाँ गया, अब वो कहाँ चले गया, इन्फिनिटी में चले गया। अभी इन्फिनिटी का हमारे लिए तो इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, पर एटम के टर्म में अगर हम कंसिडर करें, एटम का साइज इतना छोटा होता है कि उससे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल के 2 सेंटीमीटर बाहर भी फेंक दें, लिखा है देखो मैंने, 2 सेंटीमीटर हम बाहर भी फेंक दें इलेक्ट्रॉन, तो वो भी उसके लिए क्या है, एक इन्फिनिटी डिस्टेंस। ठीक, ऑल्दो दैट इन्फिनिटी वर्ड इज नॉट रिटन इन द NCERT, बट फिर भी मैंने जोड़ा है। तो द डेफिनेशन विल बी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई अगर एलिमेंट है M, कोई मेटल है हमारे पास, सॉरी एटम है हमारे पास M, उससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या बन गया, M पॉजिटिव बना। सपोज सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बना, Na पॉजिटिव बन गया। ठीक हो गया। अब इसमें जो भी हीट लगी होगी, जो भी एनर्जी लगी होगी, डेल्टा H, उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, IE। ठीक है, अच्छा अब डेल्टा H जो होता है आपको पता है 2 फॉर्म में होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब। अच्छा, अब एनर्जी रिलीज का मतलब एक्सोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब का मतलब एंडोथर्मिक। और किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव, यानी IE, यानी किसी की भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि जब हम उसे एनर्जी देंगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट होती है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। हालांकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल ये होता है। प्लीज़ मेक इट राइट डाउन। अच्छा, एक चीज़ और, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का वैल्यू 96 किलो जूल पर मोल भी होता है। ठीक है, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव यानी अगर हम लगातार बात करें तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारा कोई एलिमेंट है M से अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया, M पॉजिटिव। पहली बार जो एनर्जी लगी उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो क्या बन गया, M पॉजिटिव। तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, IE1। ठीक, अब अगर M पॉजिटिव है हमारे पास, उस M पॉजिटिव हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब क्या बना, M2 पॉजिटिव। पहले भाई एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब क्या निकला, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, IE2। अब M2 पॉजिटिव से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बनेगा, Me3 पॉजिटिव। तो अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, IE3। ठीक, अब बात करते हैं कि इन IE1, IE2, IE3 में से सबसे ज़्यादा कौन होगा, या सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगी होगी, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। सो द आंसर इज IE3 विल बी ग्रेटर देन IE2 देन IE1। ठीक, ये कुछ इस तरीके से समझिए। सपोज मेरे पास 500 रुपये, 500 रुपये में से अगर जैसे ही मैं बैंक से लेके निकली, सपोज बाई चांस मैं 500 रुपीज़ लेके निकली ATM से, तो ATM से अगर आते किसी ने मेरे से अगर 100 ले लिए, तो ठीक है ले लिए, तो उस वक्त उसने मांगे, मैंने दे दिए। अब कोई दूसरा आ गया, उसने कहा कि यार तुम मेरे को 100 रुपये और दे दो, तो क्या होगा, अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना दूँ, पर अगर उसको चाहिए होंगे तो वो ज़्यादा मेरे से प्लीज़ करेगा ना, कि मुझे चाहिए, मुझे ये ज़रूरत है या वो है। ठीक, तो उसने एक ले लिए दूसरे 100 रुपये। अब कोई तीसरा आ गया, सपोज कोई तीसरा पर्सन आ गया, उसने कहा कि मुझे 200 रुपये चाहिए, तो अब उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और यानी उसको और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन मेरे से, यानी वो अमाउंट निकलवाने के लिए।
या वो इलेक्ट्रॉन निकालवाने के लिए. दैट मीन्स IE3 विल बी ग्रेटर देन IE2 देन ग्रेटर देन IE1. ओके, सो दैट इज द ऑर्डर. नाउ if we'll see the factors on which it depends, पहला है चिल्ड्रन एटॉमिक साइज. बहुत अच्छा फैक्टर है. देखो क्या होता है एटॉमिक साइज. सपोज ये एटम है जिसका साइज बड़ा है, एक का एटम का साइज छोटा है. ठीक, तो क्या है आयनेशन एनर्जी क्या होती है एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. दैट मीन्स एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा आयनेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल अगेन पीरियोडिक टेबल खोलो, देखो पीरियड नंबर 2 लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन वाला. अब देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ छोटा, यानी फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा. अभी फ्लोरीन का साइज़ छोटा है यानी जो उसका आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है और हमें उसका आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना है, यानी हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना. ठीक, और बात अगर हम लिथियम की करें तो उसका साइज़ बड़ा है तो यानी उसका जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा. तो अगर वो ऑलरेडी दूर है तो उसको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बहुत ईजिली चले जाएगा. आया समझ में. चलो मूविंग टू नेक्स्ट. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, न्यूक्लियर चार्ज को हम Z से डिनोट करते हैं जिसका मतलब एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है. रिलेशन क्या है? रिलेशन है ये भाई कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा ही आयनेशन एनर्जी, यानी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा आयनेशन एनर्जी लगेगी. ठीक, चलो थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब देखो भाई एक्सेप्शन केस आने वाला है, ध्यान से. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं. अगर कभी भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, स्टेबल यानी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है. देखो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की कंपैरिजन में देखो, तो अगर किसी का भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा हमारे लिए टफ हो जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन निकालना टफ यानी आयनेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी. आया समझ में. अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ यानी आयनेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई. फॉर एग्जांपल अगर हम P और या D के ऑर्बिटल की बात करें तो P ऑर्बिटल में हाफ फील्ड क्या होता है P3, देखो मैंने दिखाया भी है. और फुली फील्ड क्या होता है P6, यानी दोनों ही कंडीशन P3 और P6 क्या है, स्टेबल है. इसके अलावा P1 कर लो, P2 कर लो, P4 कर लो, P5 कर लो, या अनस्टेबल है. यानी अगर P3 P6 दिखा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हमारे लिए, निकाल सकते हैं हम, दैट इज़ अनदर थिंग, पर हमारे लिए टफ होगा. सेम एज इट इज़ D5 और D10 भी क्या होगा, स्टेबल होगा. क्यों, हाफ फील्ड और फुली फील्ड. ठीक है, तो ध्यान रखना कंडीशन का, जब कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुली फील्ड का नज़र आए तो आयनेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई हो जाएगी. नेक्स्ट फैक्टर पेनिट्रेशन इफेक्ट. पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी देखो क्या होता है, या सबशेल इफेक्ट भी कहते हैं. पेनिट्रेशन इफेक्ट हम साइज़ के अकॉर्डिंग दे सकते हैं. अगर हम कोई बात करें तो क्या होगा सबशेल्स के बीच में, SPDF के बीच में, तो बेटा S का जो पेनिट्रेशन अगर कहीं पे S ऑर्बिटल है या S सबशेल का जो साइज़ होगा वो क्या होता है, सर्कुलर होता है. P का कैसा होता है, डम्बल होता है. D का कैसा होता है, डबल डम्बल होता है. F का कैसा होता है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना. तो साइज़ जितना ज़्यादा छोटा यानी वो न्यूक्लियस को उतना ही ज़्यादा पास, यानी अब क्या होगा, आयनेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा लगेगी. यानी सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी किसके लिए लगेगी, साइज़ जिसका सबसे छोटा, यानी किसके लिए S, यानी फिर P, यानी फिर D, यानी फिर F. ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएशन की बात करते हैं. आयनेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा अलॉन्ग अ पीरियड और डाउन द ग्रुप. सबसे पहले बात करते हैं अलॉन्ग अ पीरियड. अलॉन्ग अ पीरियड में देखो सेकंड पीरियड की हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन. अब देखो जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़े यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आयनेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी. ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं डाउन द ग्रुप. जल्दी देखो, डाउन द ग्रुप आने में हमने लिया है ग्रुप नंबर 1, दैट इज सेलेना की रब से फरियाद, याद होगा. हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम तक ही लिया हमने. देखो अब नीचे आने में क्या होगा, साइज़ बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी कम हो जाएगी. क्यों, क्योंकि अब हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी. क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन लास्ट सबशेल का न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है. थोड़ी सी एनर्जी लगाओ और जल्दी से निकल जाएगा. चलो नेक्स्ट बात करते हैं पीरियड में. पीरियड नंबर 1 क्या है, हाइड्रोजन हीलियम. अभी हाइड्रोजन से हीलियम में जाने में देखो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी. अब एक चीज़ है नोट करने वाली, इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो भाई, कि हीलियम हैज़ द हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल. बहुत बार नीट और जेई में आ चुका है भाई कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी किसकी होगी, द आंसर इज हीलियम. ठीक, आया समझ में.
चलो, क्योंकि इसका क्या है भाई, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, निकालना बहुत टफ है, नोबल गैस है। बात करते हैं पीरियड टू की। देख लो भाई, पीरियड 2 में एलिमेंट कौन से, पहले तो ये देखो, बाकी कुछ मत देखना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। टॉपिक नंबर नीचे लिखे हुए देखो मैंने, 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखे है ना। अब एक्सपेक्टेड क्या होगा, एक्सपेक्टेड होगा हम, यानी जो हम सोच रहे हैं वो ये होना चाहिए कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो कहाँ पे एक्सेप्शन आ गए। मैंने कहा ना एक्सेप्शन आएंगे, अब लिखना शुरू करो। देखो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो 1s2 2s1। बेरिलियम का क्या है 1s2 2s2। बोरॉन का क्या है 1s2 2s2 2p1। कार्बन का क्या है 2p2, बाकी का आगे का सेम है। नाइट्रोजन का क्या है 2p3, ऑक्सीजन का है 2p4, फ्लोरीन का है 2p5, नियॉन का 2p6। अब देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखो, यानी या तो फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड। अब यानी एस के उसमें देखो, यानी 2s2 में देखो ये ऑर्बिटल क्या है फुली फिल्ड, ठीक। वैसे नाइट्रोजन में देखो 2p3, p क्या है हाफ फिल्ड, यानी बेरिलियम का क्या है फुली फिल्ड और नाइट्रोजन क्या है हाफ फिल्ड, यानी दोनों ही ये क्या है स्टेबल हैं, ठीक। यानी ये क्या होगा, ये ट्रेंड थोड़ा सा एक जंप कर जाए, यानी बेरिलियम का एक एक्सेप्शनली हाई हो जाएगा, तो यानी बेरिलियम बोरॉन के बाद आएगा, सेम वैसे ही नाइट्रोजन अब ऑक्सीजन के बाद आएगा। यानी ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड होगा, होना क्या चाहिए था लिथियम फिर बेरिलियम फिर बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, नहीं, अब होगा लिथियम फिर बोरॉन, बोरॉन के बाद बेरिलियम फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन फिर नियॉन। आया समझ में। चलो मूविंग टू नेक्स्ट इज पीरियड 3। पीरियड 3 में देख लो भाई अब क्या होगा, पीरियड 3 में होगा देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। अभी सेम एज इट इज, मैग्नीशियम होगा 3s2, फॉस्फोरस में होगा 3p3, स्टेबल, एक फुली फिल्ड हाफ फिल्ड। तो रियलिटी क्या होगी, रियलिटी होगी ये, नोट डाउन कर लो। बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड की। अब देख लो क्या, ग्रुप फर्स्ट में अगर हम बात करें, यह है हेलिना की रफ फरियाद भाई, देख लो हमने देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम लिखा बेटा, फ्रेंशियम नहीं लिखा, क्यों, फ्रेंशियम नॉट कंसिडर्ड एज इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फ्रेंशियम की स्टडी हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्यों, वो रेडियो एक्टिव होता है, उसका नेचर ही अलग होता है, ठीक। अब जैसे जैसे साइज में आएंगे भाई, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी ठीक। अब एक और चीज़ नोट डाउन कर लो कि सीजियम हैज़ द लोएस्ट IE इन पीरियोडिक टेबल। सीजियम का क्या है, सबसे कम होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में आयनेशन एनर्जी, और सबसे हाई किसका, जल्दी याद करो, सबसे हाई किसका, हीलियम का, ठीक। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, देख लो फटाफट। क्वेश्चन है कंपेयर IE1 एंड IE2 ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब क्या करना है हमें, आयनेशन एनर्जी 1 और 2 हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए कंपेयर करनी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p4, 2p4 का देखो कॉन्फ़िगरेशन ये। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये क्या बन जाएगा 2p3, है ना। आया समझ में। पहली बार में जब हम करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बन जाएगा स्टेबल, लेकिन जब पहली बार में बनेगा, अब O पॉजिटिव से O2 पॉजिटिव बनाना है, यानी हम स्टेबल है। अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब स्टेबल से यहाँ निकालोगे तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी ऑक्सीजन का IE2 ज़्यादा, किससे, IE1 से। पर हमें O और N को कंपेयर करना है। अब बात करते हैं N की देखो क्या, N में ऑलरेडी पहले ही हाफ फिल्ड है, यानी हाफ फिल्ड पहले है, फिर क्या है बना N पॉजिटिव, यानी अगर आप N और O को कंपेयर करो आपस में, ये एक साथ लिख के देख लेना कि तो नाइट्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी पहली वाली ऑक्सीजन से ज़्यादा और ऑक्सीजन की दूसरी वाली नाइट्रोजन से ज़्यादा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के केस में बाद में क्या बना, हाफ फिल्ड बना, ठीक। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बेटा पहले खुद करना, ठीक। क्वेश्चन है कंपेयर IE1 एंड IE2 ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज। अब देखो क्रोमियम का क्या है, क्रोमियम का है 4s1 3d5, एक्सेप्शन कैसे याद होगा, जिसे हम 3d5 4s1 भी लिखते हैं। मैंगनीज का होगा 3d5 4s2। अब आप, ठीक, आया समझ में। अब आप लोगों को क्या लगेगा कि मैंगनीज का क्या ज़्यादा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई लास्ट शेल का देखते हैं ना, लास्ट शेल क्या होता है 4s होता है, तो हम 3d को नहीं देखेंगे, 4s को देखेंगे। देखो 4s में फुली फिल्ड कौन है, मैंगनीज का है, तो मैंगनीज का ज़्यादा होना चाहिए, ठीक, होना चाहिए ना। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन मैंगनीज का निकालते हैं तो ये क्या बन जाता है M पॉजिटिव। यहाँ क्रोमियम का निकालेंगे क्या बन जाएगा Cr पॉजिटिव, यानी जो IE1 है, IE1 वो तो क्रोमियम के IE1 से ज़्यादा है मैंगनीज का, क्यों, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, और यू कैन से द नंबर ऑफ प्रोटॉन के वजह से। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड नहीं कहना बेटा,
हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मत कहना। क्या कहना? न्यूक्लियर चार्ज के वजह से। ठीक, अब बात करना कि जब हम Cr पॉजिटिव से Cr2 पॉजिटिव बनाएंगे या Mn पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव बनाएंगे तो Cr का सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा मैंगनीज से। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, यानी अगर पहले IE1 की बात करते हैं तब तो आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, सेकेंड वाला होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि 4s1 और 4s2 को हम हाफ फील्ड और फुली फील्ड में कंपेयर नहीं कर सकते, एक ही सबशेल का है वो क्योंकि। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वन ऑफ माय फेवरेट। देखो क्या है कि कंपेयर द IE ऑफ Nn N पॉजिटिव। तो तुम लोग क्या आंसर तुम्हारा क्या होगा? देखो तुम कहोगे N में 7 है, नाइट्रोजन में 6 है, N पॉजिटिव का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो N 7 का होगा यानी नाइट्रोजन का होगा 1s2 2s2 2p3 और N पॉजिटिव का होगा 1s2 2s2 2p2। तो तुम लोग कहोगे कि भाई नाइट्रोजन का IE1 ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है, पर नहीं, ये गलत है आंसर। ये आंसर रीजनिंग मत देना। क्यों? क्योंकि याद रखना आप सक्सेसिव हमने आयनेशन एंथैल्पी जो पढ़ा था, हमने जो सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी पढ़ा था वो ये था कि कैसे वो एक के बाद एक निकले, यानी कभी भी जब सेम एलिमेंट की बात हो, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन N पॉजिटिव की बात हो रही है, तो फॉर सेम एलिमेंट डोंट चेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यूज सक्सेसिव IE ट्रेंड, यूज सक्सेसिव IE ट्रेंड। ठीक है, देखो क्या ट्रेंड होगा मैं बताती हूँ। नाइट्रोजन से अगर नाइट्रोजन पॉजिटिव बनाना है तो उसकी आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी? IE1। और अब N पॉजिटिव से अगर N2 पॉजिटिव बनाना है तो क्या होगा? IE2। अब तुमको पता है IE2 क्या होगा? IE1 से ज़्यादा होगा नहीं होगा, यानी नाइट्रोजन पॉजिटिव की N पॉजिटिव की वैल्यू इससे क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ग्रुप एक्सेप्शन की। ग्रुप एक्सेप्शन में देख लो फटाफट क्या है। ग्रुप एक्सेप्शन में देखो बेटा, ये है अगर ग्रुप 13 की बात करते हैं, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो आपको पता है साइज़ बढ़ता तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। एक्सपेक्टेड है ये, पर ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? क्या होगा? देखो वो होगा ये कि ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ है बोरॉन, ठीक, बोरॉन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। अब देखो सबसे ऊपर बोरॉन, फिर थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, इंडियम, यानी एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में है बेरियम, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, यानी ये क्या है? 15324, 15324, ये है ट्रेंड। ठीक, ये याद कर लो। ऐसा क्यों? मैं बताती हूँ आपको कि थेलियम एकदम से पहले क्यों आ गया। थेलियम बेटा इसलिए पहले आया क्योंकि आपको याद होगा हमने जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि एफ ब्लॉक में होते हैं दो एलिमेंट्स, दो सीरीज होती है ना, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो लेंथेनॉइड्स में लगता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन और एक्टिनॉइड्स में लगता है एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। इसका मतलब होता है इनका साइज छोटा होता जाता है। दैट मीन्स जो भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं या उसके जो बाद के एलिमेंट्स होते हैं इनका साइज क्या होता है? एक्सेप्शनली छोटा होता जाता है। अब छोटा होने की वजह से क्या होता है? एकदम से आगे आ जाएगा। ठीक, साइज स्मॉल हो जाता है, तो यानी इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा। बात करते हैं गैलियम किससे आ गया? गैलियम भी तो आ गया ना। गैलियम तो है नहीं होगा, गैलियम तो भाई पी ब्लॉक का ही है, तो और एटॉमिक नंबर भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो गैलियम जो आता है बेटा वो ट्रांजिशन कंट्रैक्शन की वजह से आता है, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन जो कि डी सबशेल की वजह से होता है। ठीक, रीजनिंग याद ना भी रहे तो प्लीज़ याद रखना ये ट्रेंड 15324। ठीक है, बहुत बार आता है। बात करते हैं ग्रुप 14 की। ग्रुप 14 में देखो क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये है। तो साइज बढ़ेगा तो आयनेशन घटना चाहिए था, बट थोड़ा सा होगा एक्सेप्शन, वो ये कि लेड क्या होगा? टिन से पहले आ जाएगा। क्यों? अगेन द रीजन इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर लेड, फिर टिन हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट पेज है। अब क्या है? मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मैंने कहा था ना लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मेटालिक नॉन मेटालिक, तो ये क्या है? ये है मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल इस साइड होते हैं, यानी मेटल होगा लेफ्ट साइड, नॉन मेटल होंगे राइट साइड। अब जैसे जैसे हम नीचे को आते हैं ना डाउन द ग्रुप, तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है? घट जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी, साइज बढ़ गया। अभी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी यानी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स यही तो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो, वो मेटल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो तो नॉन मेटल। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे यानी आयनेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, तो यानी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी यानी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक,
अगर एनेशन एंथैल्पी और अगर हम पीरियड में जाएं इस तरीके से देखो तो पीरियड में जाने में क्या होगा, हमें नॉन मेटल दिखते हैं ना, क्यों? क्योंकि आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ जाती है। आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी यानी इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हाई हो जाएगा, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। ये डिक्रीज मैंने लिखा है, ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक आया समझ में? तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक आया समझ में क्या बोला? और अच्छा मेटल क्या होते हैं, अच्छे बेसिक्स ऑक्साइड बनाते हैं। अगर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा, और अगर नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे डाउनवर्ड एरो लगा है, इसे करेक्ट कर लेना भाई। ठीक है, यहाँ पे 2 जगह मैंने डाउनवर्ड एरो लगाए हैं, ये करेक्ट कर लेना है। ठीक, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज है Li2O Na2O K2O, इसको बेसिक ऑक्साइड के ट्रेंड में लगाओ। अब देखो Li Na और K एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, और डाउन द ग्रुप क्या होता है हमें पता है कि आयनेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। अब आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी यानी बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा किसका, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम का। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।